नमस्कार आप लोगों को। राम गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते संजना जी। नमस्ते गुरुजी। कर नीलम जी। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम भाटिया जी। क्लास अटेंड करने लगनी है ना वो दो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जीवेश, क्या हाल चाल है? ठीक है गुरु जी, आपके साथ। पिताजी की तबीयत कैसी है अब? हाँ, पहले से थोड़ा ठीक है, बट वही बोल नहीं पा रहे हैं। बेड पे ही है अभी। हम्म, पहले से ठीक है थोड़ा। चलो ठीक। तो स्मार्ट ज्ञान, ठीक है। और नीलम कुमार जी, आपके समझ में आ रहा है विषय? गुरुजी, बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई हैं 1 डेढ़ महीने से। तो हम्म। पता नहीं कौन सी क्लास कहाँ जी। बाद में अभी समर हो गया तो अब एक ही बार रिकॉर्डिंग शुरू करूंगी। समझ हम्म, आ रहा था लेकिन आप जब पढ़ाते तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए। लेकिन अभी क्लासेस मिसिंग की वजह से मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है कहाँ। बस ज्वाइन इसलिए किया आज, अभी गेस्ट नहीं है इंडिया से घर में, कि चलो एक बार अभी सुन लूंगी, एक बार जब रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम्म। चलिए, अच्छी बात है। तो कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे, सर कुमार प्रवीण जी? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, हमने जो है लड़ाई के विषय में बात की थी, जो है संग्राम के विषय में ज्यादातर। हम्म। तो आपने ये बताया था उसमें कि आजकल के संग्राम को वैसे तो नहीं देख सकते, लेकिन जो कोर्ट केसेस हैं या गैंग वार वगैरह है, तो उस हम्म। संबंध में इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हम्म। वो गुरुजी आपने बताया। चलो अच्छा है। गुरुजी अब 95 श्लोक तक हो गया था। अब हम जी नवम जी, स्थान। नौ स्थान नवम पे स्थान। चलेंगे। इसमें गुरुजी क्षमा कीजिएगा, जो हम ये कह रहे थे कि लग्न सप्तमेश अगर अस्त होता है और लग्नेश के साथ संबंध बनता है और केंद्र में हो, तो प्रश्नकर्ता की जो है हारता है। तो उसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें क्योंकि हमारा लग्नेश का अस्त ग्रह के साथ संबंध बन रहा है, इसीलिए जो है प्रश्नकर्ता की वो हार रहा है। जी हाँ, समझ सकते हैं। थैंक यू। क्या है कि जो थोड़ा बहुत आप लोग कम समझ पा रहे हैं उसमें प्रकृति का दोष। प्रकृति का दोष कहने का मतलब क्या है? ना तो लोग इस विषय को फ्रिक्वेंटली पढ़ाना चाहते हैं, और ना ही लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। तो दोनों के कारण जो है ये पिछड़ गया है, ठीक है ना? और वैसे तो ज्योतिष के किसी भी विधाओं में बहुत शोध नहीं हुआ जिसमें प्रश्न सबसे पिछड़ा हुआ है। इसमें शोध की बहुत जरूरत थी, बहुत पिछड़ा हुआ है। बुक आई, दो प्रकार की बुक बाजार में है तो कई बुक, लेकिन जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है वो बुक जो है, जो अच्छा है वो बीबी रमन का है, अंग्रेजी में ही है दोनों वॉल्यूम। और उसी को दीपक कपूर ने थोड़ा कॉपी कर लिया है, तो उसके प्रश्न शास्त्र 1 और 2 है, ठीक है। उन लोगों ने भी ताजिक नीलकंठी को पूरा पढ़ाने का प्रयास नहीं किया है, ठीक है। तितर बितर हो गए हैं, मतलब होता है। मैं खुद से महसूस करता हूं। पहला है समयाभाव, दूसरा है वो धीरता होनी चाहिए, धैर्य जिसको कहते हैं, कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं और हमको कोई टोकने वाला नहीं है, ठीक है ना?
अगर आप पुस्तक निर्माता, जो भी लेखक जिसको कहते हैं, उसका मन जितना शांत होगा लेखन उतना ही अच्छा होगा। तभी आप पुस्तक लिखने के लिए बैठे हो, घर से बच्चे आ जाएं, मुझे यहाँ घूमने जाना है, लीजिए आपका दिमाग उधर चला गया। आप लेखन का काम प्रारंभ किए, पता चला पत्नी बीमार है, आपका सारा कंसंट्रेशन समाप्त हो गया। अब उस समय यदि किताब देखते हैं, लिख तो सकते हैं, अगर एक लेखक ही बनना है, किताब पूरा करना है तो लिख सकते हैं, लेकिन उसमें वो ऊर्जा या वो आनंद और वो शब्द नहीं आ पाते जिस शब्द के साथ लिखना चाहते। तो अब यदि किसी की किताब पढ़ते हैं, जैसे कि गोपेश्वर ओझा की, कुमार ओझा की फल दीपिका पढ़ते हैं, उन्होंने भी कई जगहों पर इस प्रकार का लय टूटा है उनका, और उसने उस सब्जेक्ट को पूरा कर दिया है। ये पढ़ने पर, हमारे पढ़ने पर पता चलता है, क्योंकि अब हमको तो पता है ना कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या अनुमान से व्याख्या करनी चाहिए। तो व्याख्या करने में कहीं ना कहीं त्रुटि आ गई। इसका मतलब है कि उस दिन वो बहुत अच्छे मूड में नहीं थे, लेकिन कलम नहीं छोड़ा, लेखन का कार्य करना था, उसको वो पूरा करते रहे। दो लोग ऐसे हैं जिनको शादी विवाह नहीं करना चाहिए, संन्यास का जीवन रखना चाहिए। पहला, जिनको शोध करना हो, जैसे कि हमारे वर्तमान समय में एपीजे अब्दुल कलाम थे, शोध को ही पत्नी माना और शोध को ही परिवार मान लिया, इसीलिए वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाए। दूसरा है लेखक, इसको भी परिवार के बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो लेखक में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भी इस तरह के विषयों को लिखने वाले हैं, उसमें भी धर्म ग्रंथों के टीका जिसने भी किया, तो टीका सबसे ज्यादा टीका किसका आता है? हमारे शंकराचार्य का आता है, आदि शंकराचार्य का। अल्प आयु में इतना लिख गए हैं, अल्प आयु में 8 वर्ष में ही उनको वेदों का ज्ञान हो गया, अल्प आयु में ही इतना लिख गए, और उन्होंने गृह त्याग किया था। आप लोगों को मालूम है कि विवाह नहीं किया था। उसी तरह से दयानंद, उन्होंने भी वेद के ऊपर टीका लिखा हुआ है, वो भी अल्पायु रहे, बहुत दीर्घायु नहीं रहे, और उन्होंने भी विवाह नहीं किया था। तो जो गृहस्थ जीवन से स्वतंत्र रहे, वो मानसिक तनाव से दूर रहे, जिसकी वजह से उन्होंने इतने अच्छे काम कर लिए कम समय में। स्वामी विवेकानंद, तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने कम समय में बहुत अच्छा कार्य कर लिया और किसी प्रभाव में नहीं आए। भगवान रजनीश भी अपने आप को भगवान कहलाने लगे थे बाद में, उन्होंने भी बहुत सारा लेखन का कार्य किया, वो भी विवाह के बंधन में नहीं थे। तो बाकी जितने लोग ऐसे बंधन में रह करके लिखे हैं पुस्तक, उनकी एक मजबूरी है, उन्होंने पुस्तक लिख दिया, नाम होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी का बहुत कुछ देने का प्रयास नहीं किया, यहाँ का कॉपी वहां पेस्ट कर दिया, यही उनके लिए काफी हो गया।
भावना द्विवेदी कभी क्लास में नजर आती है और कभी क्लास में नजर नहीं आती है। एपीएम में भी भावना तुम्हारा यही हाल था, क्या दिक्कत है गुरुजी प्रणाम। भावना? गुरुजी मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं लखनऊ। आवाज तेज करो थोड़ा। गुरुजी मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं लखनऊ ऑन एंड ऑफ ट्रैवल करती रहती हूँ, तो मूवमेंट रहता है थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है। कमजोर रह जाओ तो अगले क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? जी सर। जब भी प्रश्न वर्ष का क्लास अगला आएगा तो उसको ज्वाइन कर लेना। जी। एपीए भी ज्वाइन कर सकती हो कमजोर, अगर अपने आप में लगे कि नहीं हमको जरूरत है और सीखने का, तो वहां आ सकती है। जरूर सर। हाँ जी सर। बाकी के लोग, गृहस्थ का एक बंधन होता है और जिस बंधन के कारण उसके जीवन में बहुत सारी मानसिक परेशानियां, नहीं कहेंगे वेदना होती है। परेशानियां सबको है, मानसिक परेशानी सन्यासी को भी है, लेकिन वो वेदना जो है वो जो गृहस्थ को है वो अन्य किसी को नहीं है। अगर कोई सफल गृहस्थ हो तो मोक्ष उसी को पहले मिलता है सन्यासी के अपेक्षा। इस पे चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शरीर को तपाने का और बर्दाश्त करने का जो सामर्थ्य होता है वो गृहस्थ जीवन में ही होता है, ठीक है ना? अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा कहा था कि लालू यादव ने कहा पहले, बाद में अखिलेश ने उसका समर्थन भी किया, अपने शब्दों में कहा कि मोदी जी को परिवार है ही नहीं, तो उनको परिवारवाद होता क्या है इससे कहाँ मतलब है। उनको परिवार होता, बच्चा होता तो चिंता करते ना कि बेटा भी मेरा कहीं का मुख्यमंत्री बने, कहीं का मंत्री बने, इंजीनियर बने, आईआईटीएन बने। उनको कुछ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। हमको 10 संतान है, हमको पता है ना संतान को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे ये सही बात है, ठीक है ना? ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी के ऊपर कटाक्ष किया गया, ये हकीकत से दर्शन कराया गया। अगर आपके भी पुत्र होते तो ज्यादा नहीं तो कम ही सही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है सो आता। राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, क्या नाम है, अमित शाह के पुत्र हैं, सबके पुत्र हैं, बहुत ऐसे नेता हैं उनके पुत्र हैं। अभी वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे नहीं, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज आ गई, तो अगर है कहीं ना कहीं तो उसका जुड़ाव रहेगा, नहीं है तो कहाँ से जुड़ाव रहेगा। ये इस पे बुरा मानने वाली बात ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है ना? तो हम भी सोचते हैं कि कई लोगों ने कहा, हम मीनू भी हमारे मन्नू से बात करते रहती है कि मन्नू तुम ज्योतिष सीख लो, पापा का काम है, इतना इतना चला हुआ काम तुम हैंडल करोगी, तुम्हारे लिए फ्यूचर तो इसी में ब्राइट है। तो वो बोलिए जब ब्राइट है तो है ही ना, ये तो है घर का है, जब मर्जी में कर लूंगी। अभी जो मेरे मर्जी में आता है वही करूंगी, अभी जो उसके मर्जी में आता है वही कर रही। चलिए अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं, नवम स्थान से चलते हैं। और गमन, गमन का मतलब आवागमन, आना और जाना। कहते हैं मम गमनम भविता किम नवेति लग्ने स्वरे नवा केंद्रे नवमेश मुतशिले सती नवमे से बावा भवेद मनम लग्नस्थे नवम पतो लग्नाधि लग्नाधिप मुत्सिले च संचारात
रहितो याति पुनर्ना नवम दृशा वर्जिते योगे लग्न पतो केंद्रस्थे सहज ग्रह मुत्सिले व विक्रूरे गणम स्याद स्मिन् वा केंद्रे क्रूरे च नास्ति गति अस्ते क्रूरपि च यत् कार्ये निर्याति विघ्न मत एव आकाशस्थे पापे राजकुला ज्येष्ठौ निजाद्वापि नव में से मुत्सले लग्नाधीशेन पाप रिपु दृष्टे गमने वशानतः स्यात् प्रस्तु कष्टम क्षयोरथस्य लग्ने से नव में से मुत्सिल कृति रंध्र सप्तमे कष्टम उदये यस्मिन् यायाद्विनिः श्रुति स्यात् सुखकर पंथा। अब ये प्रश्न कम होता है और कम लोग हो गए हैं जो किसी आचार्य से पूछ करके यात्रा करेंगे। लेकिन आज भी प्रश्न यथावत है। कई बार आप प्रयास करते रहते हैं, ठीक है ना, कि हमको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, आप जा नहीं पाते। और आप प्रश्न भी नहीं कर पाते कि इस प्रश्न का भी जवाब क्या ज्योतिष दे सकता है। तो ज्योतिष के पास हर चीज का जवाब है, क्योंकि वो वेद पढ़ता है। वेद ही हमारे सृष्टि के हर विषय की जानकारी रखता है। धर्म कई हैं, ईसाई है, यहूदी है, सबसे पुराना कहते हैं यहूदी है, तो इस अपने हिसाब से कहते होंगे। आज जितने ईसाई हैं पहले वो यहूदी थे, आज जितने मुसलमान हैं पहले वो यहूदी थे, और इंडिया में कहा जाता है कि आज जितने मुसलमान हैं पहले वो हिंदू थे, ठीक है ना। और यहूदी मुट्ठी भर रह गए, सब अपने अपने धर्म बना करके अपना अपना साम्राज्य बढ़ा लिए। हमारे देश में भी बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जिसको ईसाई कहते हैं, जैन है और बौद्ध है। तो हर धर्मों में शास्त्र लिखा गया, और जैन और बौद्ध धर्म में, बाकी वेस्टर्न में भी दर्शन के भी रचयिता हुए, लेकिन बौद्ध के भी दर्शन है और जैन के भी दर्शन है। उसने भी दर्शन शास्त्र के ऊपर काम किया। और हमारे सनातन में तो 6 दर्शन है, षट दर्शन जिसको बोलते हैं। लेकिन किसी भी धर्म में संपूर्ण रूप से सृष्टि के निर्माण से लेकर के सृष्टि के पतन तक की चर्चा नहीं है, और मानव या सजीव के उत्थान से लेकर के पतन तक की चर्चा नहीं है। कल्याण से उत्थान, कल्याण एवं पतन, लेकिन हमारे वेद में है, सब चीज की चिंता की गई, ठीक है। हमारे वेद से चिकित्सा पद्धति भी निकली जो आज काम आता है। हमारे वेद से युद्ध पद्धति भी निकला जो आज काम आता है। हमारे वेद से ये जो अर्थ, जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र, भी निकला, आज काम आता है। पूरा विश्व अर्थनीति के ऊपर चलता है।
हमारे वेदों में विदुर नीति की बात है, चाणक्य नीति की बात है, मतलब हमारे शास्त्रों में, जिस नीति के बदौलत पूरा जियो पॉलिटिक्स चलता है। इसीलिए हर प्रश्नों का जवाब है और वो पूछना चाहिए। पहले एक कारण ये भी होता था कि घर में कई काम होते थे और गांव में लोगों का निवास ज्यादा था और सभी लोग जानवर पालते थे, और घर का मेल मेंबर कहीं चला जाए तो फीमेल के ऊपर, हमने हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा, थोड़ा बहुत राजस्थान भी आ जाता है, पंजाब में भी थोड़ा बहुत ये कल्चर है कि महिलाएं जो है जानवरों का देखभाल करती है, चारा देना, गोबर उठाना, जो भी करना। हमारे यहाँ ये काम महिलाएं नहीं करती, ये काम पुरुषों का है, ठीक है ना। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के आप बिहार झारखंड चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आसाम चले जाइए, सब जगह पुरुषों का ये काम है जानवरों का देखभाल करना। तो वैसे स्थिति में पुरुषों को कहीं जाना मुश्किल होता था कि आखिर जानवर को खाना पीना कौन डालेगा, तो वो अपने यात्रा को टालते रहता था। दूसरा होता था कि पैसे का अभाव भी होता था कि यहाँ जाएंगे, इतना पैसा है हमारे पास क्या, तो उतना पैसा नहीं है तो हम कैसे जाएंगे। तब उनके मन में प्रश्न आता था कि इससे अच्छा है कि विचार करवा लेते हैं, अगर भाग्य में लिखा होगा तो कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाएगी, चले जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में वो ब्राह्मण के पास जाते थे, जो भी ज्योतिष के जानकार होते थे उनके पास जाते थे। और आज से 50 साल पूर्व यदि चले जाएंगे तो इसके विशेष रूप से जानकार जो है सो ब्राह्मण ही हुआ करते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण के पास जाकर के पूछा करते थे। और गमन का विचार नवम से किया जाता है। तो सबसे पहले तो इस बात को ही समझ लेना है कि लग्नेश और नवमेश का संबंध हो जाए। आप लोगों को हमेशा मालूम है कि संबंध अच्छे स्थानों में हो, या लग्नेश और नवमेश का इत्तिसाल हो जाए, शीर्षोदयी लग्न हो जाए, चर राशि का लग्न हो जाए, तो गमन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, ये नियम हमारा सब जगह लागू होता है। आप लोग पहले दिन से ये चीज हमेशा सुनते आ रहे हैं, आज भी वही चीज सुनिए। यहाँ भी कहता है कि प्रश्न में यदि केंद्रस्थ लग्नेश को नवमेश के साथ इत्तिसाल योग होता है अथवा नवमेश केंद्र में हो या हो तो यात्रा होगी। अब केंद्र में यदि नवमेश हो गया तो लग्न के साथ केंद्रीय प्रभाव से संबंध बन गया। लग्नेश लग्न में हो, लग्नेश के साथ इत्तिसाल करता हो, किंतु लग्नेश और नवमेश की नवम स्थान पे दृष्टि न हो तो गमन नहीं होता है। अर्थात इन दोनों में से एक का संबंध लग्न या नवम से होना चाहिए, दृष्टि का हो, स्थिति का संबंध होना चाहिए। अब चूंकि गमन का संबंध तीसरे स्थान से भी होता है, यात्राएं बड़ी होंगी या छोटी होंगी, इसका विचार न करते हुए गमन के ही विचार में तीसरा स्थान भी यात्रा के लिए कहा गया है।
हम उसको छोटी यात्रा, और आजकल छोटी यात्रा नहीं बोलते हैं, आजकल हम बोलते हैं उसको अब उसको कौन सा यात्रा बोले, हम हमारे समझ में नहीं आता है कि हम 3 दिन का 4 दिन का प्लान बनाए हैं और हम कहीं भी चले गए, उसको कौन सा यात्रा बोलेंगे? पूर्व निर्धारित यात्रा कह सकते हैं। बहुत अच्छा शब्द अभी याद नहीं आ रहा है कि हमने निर्धारित कर लिया है कि 3-4 दिन से ज्यादा हमको नहीं रहना है, 3 दिन या 4 दिन की ही यात्रा रहनी है, इतना ही हमारा बजट अलाउ करता है, इतने में वापस आ जाए। तो ऐसी यात्रा को भी तीसरे से देखा जाता है। हम दिल्ली में है, चंडीगढ़ जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, जयपुर जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, सोनीपत पानीपत जाएंगे, ये सब तीसरे स्थान से इस यात्रा की बात होनी चाहिए। तो उसी संदर्भ में कहता है लग्नेश केंद्र में हो और तृतीय से इत्तिसाल करता हुआ पापी न हो। पापी न हो का मतलब 8वें 12वें में न गया हो तो गमन होगा, और केंद्र में क्रूर ग्रह बैठे हों तो गमन नहीं होगा, अर्थात यात्रा नहीं होगी। तीसरे के साथ इत्तिसाल हो गया और केंद्र में क्रूर ग्रह आके शनि मंगल सूर्य बैठ गए, ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपके लग्नेश के ऊपर बुरा प्रभाव चला जाएगा, जिसके कारण से यात्रा नहीं हो पाएगी। ये भी हम लोगों ने समझ गया। अब कहता है यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो यात्री जिस कार्य से यात्रा करे उसमें विघ्न होगा। क्योंकि यात्रा जो है वो सप्तम है, यात्रा होना और न होना ये तीसरा और नवा है। इसको भी आगे समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग ऐसा ही समझिएगा। यदि सप्तम में पाप ग्रह हो तो लग्न को सीधा सीधा दृष्टि देते हैं, जिसकी वजह से हमारी यात्रा में खलल पड़ता है और यात्रा नहीं होती। दसम भाव में पाप ग्रह हो तो राजकुल से या अपने बड़े भाई अथवा सगे संबंधी से विघ्न होता है। दसम में बैठा ग्रह है तो दसम से राजकुल मतलब कोई राजकीय कार्य ऐसा हो गया, हमको छुट्टी मिला ही नहीं, हम सरकारी नौकरी में अवकाश प्राप्त नहीं हुआ, या घर में कोई बड़े भाई या पिता से हमको आदेश लेना था, हमको आदेश नहीं मिला, या कोई सगे संबंधी आ गए कि पहले हमारा ये काम निपटा दो फिर तुम कहीं यात्रा पर जाना, तो उसके वजह से हमारा यात्रा, अर्थात दसम स्थान में पारिवारिक और सरकारी सरकारी पारिवारिक और राजकीय कारणों से हमारा यात्रा नहीं होगा यदि दसम स्थान में पाप ग्रह होगा तो। राजकीय की बात दसम से हो गई और पारिवारिक की बात चतुर्थ से हो गई, और चूंकि दसम में भी बैठ करके लग्न के ऊपर केंद्रीय प्रभाव रहेगा ही रहेगा, त्रिपाद दृष्टि हो जाएगी लग्न के ऊपर, तो 75% प्रभाव चला ही जाएगा, जिसकी वजह से यात्रा नहीं होगी। कहता है कि नवमेश और लग्नेश का इत्तिसाल हो। आप लोग इस बात को भी समझिएगा कि आपस में संबंध हो, और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो यात्रा में कष्ट हो जाएगा। और कभी कभी, इतना तो नहीं कहा जाए, यहाँ तो लिखता है कि कष्ट और नाश हो सकता है, नाश होने का मतलब है मृत्यु हो सकता है। तो ज्यादा अधिक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए
तो हो सकता है कि हमारा यात्रा में भी मृत्यु संभव है, लेकिन यात्रा में कष्ट हो जाता है। ठीक है। कहता है लग्नेश और नवमेश का परस्पर इत्तिसाल हो और नवमेश 8वें स्थान में हो तो भी यात्रा में कष्ट होता है। ऐसे में नवमेश के लिए तो लिख दिया गया, क्योंकि वो नवमेश 8वें में जाएगा तो ऐसे भी 12वां हो गया। लेकिन लग्नेश भी यदि अष्टम में चला जाए और इत्तिसाल बन रहा हो तो ऐसे स्थिति में भी यात्रा में कष्ट होगा। यही बताना चाहिए, यात्रा सुखकर नहीं होगा, कष्टकर होगा। और यदि लगन में हो कौन, नवमेश, और कौन, हमारे हिसाब से समझिएगा तो लग्नेश भी, तो यात्रा जो है मंगलमय होता है। यात्रा में कष्ट नहीं होता। तो 9वें और तीसरे, इसमें कोई नया चीज हमने बताया नहीं है, आप लोगों को सिर्फ समझने की जरूरत है। से संबंध और इत्तिसाल हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। चंद्रमा की चर्चा नहीं है, लेकिन चंद्रमा इस संबंध के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो तो हमारी यात्रा होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। केंद्र में पाप ग्रह बहुतायत हो जाए तो यात्रा नहीं होती है। ये दूसरा सिद्धांत था, लग्नेश का संबंध भी हो जाए, लेकिन यदि केंद्र में अधिक पाप ग्रह हो जाए तो यात्रा नहीं होगी। सप्तम में यदि पाप ग्रह बैठे हों, हमारे यात्रा के संभावनाओं को हम स्वयं स्थगित कर देंगे, क्योंकि वो लग्न के ऊपर दृष्टि जाता है। और साथ में कहते हैं कि यदि यात्रा हो जाए तो उसमें कष्ट भी संभव है। दसम स्थान में पापी ग्रह बैठे हों तो राजकीय कारणों से, या तो नौकरी में है, चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, आपको छुट्टी ही ना मिला हो, और दसम स्थान में पापी ग्रह है तो चतुर्थ को देखते हो तो पारिवारिक, सगे संबंधी, बड़ा भाई, माता पिता, कोई भी मान लीजिए, आपको मना कर रहा है कि मत जाओ, तो आप नहीं जा पा रहे। अष्टम स्थान में नवमेश या लग्नेश आ जाए, यात्रा में कष्ट होता है और नाश होने का, चूंकि ये नाश स्थान है इसीलिए बताया गया है कि नाश भी संभव है, अर्थात मृत्यु भी संभव है। देखिए ना, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लिया, आपको पता भी नहीं चला कि मृत्यु के बारे में बता रहा है, नाश जैसे शब्दों को लिखा है। तो हमारे जो व्याख्याकार हैं, कभी कभी हम लोगों को गोल बातें बोलनी पड़ती है, तो लोग फिर पूछते हैं गुरु जी स्पष्ट बताओ। तो गुरु जी कहाँ से स्पष्ट बताएंगे, हमको खुद ही नाश जैसे शब्दों से बांध दिया गया है। आप मृत्यु बोल नहीं सकते, नाश का मतलब नुकसान होना भी तो संभव है। तो शारीरिक रूप से कोई क्षति हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, कुछ भी संभव है। तो ये तो हो गया गमन से संबंधित प्रश्नों में, इसमें अलग से कुछ नहीं आया है, जो साधारण रूल थे वही आप लोगों को बताया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। कहता है लग्नान मार्ग नु भवो व्याम व्याम्नः कार्यम
स्मराद गति स्थानम भूमे कार्यम परिणातिरेवम लग्ने शरीर सुखम। लग्न के समोदय और विस्मोदय से मार्ग का अनुभव करना चाहिए। अब ये समोदय और विस्मोदय क्या है ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग समझ लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये राशियां सम राशि है। यदि लग्न सम राशि में हो, समोदय में हो, और यदि लग्न 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों में हो तो विस्मोदय हो गया। इससे मार्ग का अनुभव करना चाहिए। तो क्या अनुभव होगा? तो कहा जाता है कि यदि सम राशि लग्न में होगा तो यात्रा सरल होगा, और विषम राशि यदि लग्न में हो तो यात्रा में कष्ट होना चाहिए। इसी तरह दसम भाव से कार्य, सप्तम भाव से गमन, चौथे भाव से कार्य का परिणाम, और लग्न से सुख दुख का विचार करना चाहिए। अर्थात ये इस बात को कहते हुए कि सम है तो अच्छा होगा और विषय विषम है तो कष्टकर होगा, ये एक भाव है जिसको कि लगने, भाव का मतलब विचार यहाँ समझिएगा। भाव का मतलब पहला दूसरा भाव नहीं, एक विचार है कि जिस तरह से हम त्रिष्टोदय, शीर्षोदय, पृष्ठोदय आदि देखते हैं उसी तरह से समोदय और विस्मोदय को भी देखें। गमन के विचार में समोदय है तो अच्छा, विस्मोदय है तो अच्छा नहीं। इसी तरह से दसम भाव में है तो कार्य सिद्धि के लिए समोदय है तो अच्छा, विस्मोदय है तो अच्छा नहीं। सप्तम भाव में है तो गमन के लिए समोदय है तो अच्छा, विस्मोदय है तो अच्छा नहीं। चौथे में है तो कार्य का परिणाम के लिए समोदय है तो अच्छा, विस्मोदय है तो अच्छा नहीं। और लग्न में यदि समोदय है तो सुख का विचार, और विस्मोदय है तो दुख का विचार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सम राशि को सौम्य राशि भी कहा गया, इसीलिए उसके गुण स्वरूप के अनुसार भी आप किसी भी प्रश्नों को, यहाँ गमन के साथ साथ अन्य चारों केंद्रों से संबंध रखने वाले प्रश्नों को बता दिया गया कि आपको क्या सोचना है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कहता है 10वें सुबह शुभे च सिद्धि कार्य शास्त्रे प्रयाति यत स्थाने तत् शुभम च चतुर्थे परिणाम सुंदर कार्य। अब दसम और चतुर्थ की बात है और दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। दसम का भोग चतुर्थ बताएगा और चतुर्थ का भोग दसम बताएगा। तो कहता है कि दसम स्थान में शुभ ग्रह हो तो कार्य की सिद्धि होगी। अब क्यों कह दिया कार्य की सिद्धि होगी? क्योंकि लग्न के ऊपर तृतीय पाद दृष्टि रखता है और चतुर्थ के ऊपर सीधी दृष्टि रखता है, इसीलिए कार्य की सिद्धि होगी। यदि सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हो तो शुभ सुख पूर्वक गमन होगा। ये लग्न सप्तम में तो खुद बैठा ही है और लग्न के ऊपर पूर्ण दृष्टि रख रहा है, चतुर्थ पाद दृष्टि रख रहा है, इसीलिए सुख पूर्वक गमन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि चौथे स्थान में शुभ ग्रह हो तो कार्य का परिणाम, कार्य कहाँ से देखेंगे? दसम से। और परिणाम कहाँ से देखेंगे? उसकी वृद्धि कहाँ से देखेंगे? चतुर्थ से। तो यदि चौथे स्थान में शुभ ग्रह हो तो कार्य का परिणाम अच्छा होगा, ये समझना है।
हम उम्मीद करते हैं कि ये सब हम लोग पहले भी इस तरह के विषयों को पढ़े हुए हैं, तो इसलिए हमको समझने में दिक्कत नहीं है। आगे कहता है लग्नेशम शशीनम वायः क्रूरस उदति तत्र मनुजर्षे। मनुज त्रिराशिके वाय तदा भयम द्विपदतो गन्तुः। जल रासो वारी भयम चतुष्पदक्षे तथा स्वादे। घट चापे द्रुम कंटक भयम हरो व्याघ्र सिंहादे। अब ऐसा नहीं होता है। पहले के यात्रा में ऐसा संभव था, अब के यात्रा में ऐसा नहीं होता। फिर भी जान लेना जरूरी है, ऐसा नहीं होता तो कैसा होता। अब कहता है कि लग्नेश और चंद्रमा को पाप ग्रह पीड़ित करे और वह नर राशि या नर राशि के दृष्टान में हो। कौन? चंद्रमा और लग्नेश। तो गमनकर्ता को द्विपद अर्थात दो पैर वालों से भय होगा, अर्थात मनुष्य से भय होगा। मनुष्य उसको किसी न किसी रूप में क्षति पहुंचाएगा, ऐसा कहना चाहिए। तो नर राशि के बारे में किसको मालूम है? हाथ खड़ा कीजिए। कुमार प्रवीण जी, आप नर राशि जानते हैं? तो द्विपद राशि जो होती है पुरुष ओम पुरुष प्रकाश राशि जी, द्वीप। आप नर राशि जानते हैं? जी सर, नर राशि में ये है कन्या के दो मतलब बुध के दोनों राशियां हो गई, 3 और 6। कुंभ हो गया और ये 3 हो गए और शनि का और, एक तुला हो गया। नहीं, तुला नहीं हुआ है। ये 3 हुए सर, एक और है मैं मिस कर रहा हूँ। तुला 4 क्यों है। नहीं हुआ? तुला में अच्छा, तुला हो सकता है, मुझे लगा तुला मतलब केवल तराजू है, बट आदमी लिए ना ना, ये ठीक है सर, तुला मनुष्य के एक। हाथ में तराजू है। जी सर। धनु। धनु का आप धनु धनु का को भी उत्तरायण। नर राशि में लिया जाता है। कई विद्वान धनु को नर राशि में ले लेते हैं और कई विद्वान नहीं लेते हैं। और जो मध्यम मार्गी होते हैं वो यदि धनु शीर्षोदयी है या पृष्ठोदयी, बताओ? पृष्ठोदय है गुरु जी। तो इसका मतलब है कि जब उस प्रथम 15 डिग्री तक हम उसको नर राशि नहीं मानते और अंतिम 15 डिग्री तक नर राशि मानते हैं, मध्यम मार्गी ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है ना? तो आपको जो मानना है मानिए। तो नर साइन जिसमें कि कुंभ, हमने सोचा कि कुंभ आप लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको अपद राशि भी बोलते हैं। ठीक है ना? उसको अपद राशि भी बोलते हैं, लेकिन जिस जिस राशि का साइन अर्थात चिन्ह मनुष्य का हो उसकी राशि को नर राशि बोलते हैं। कहीं कहीं नृ राशि भी लिखा गया है, तो उसको भी वही समझना है। तो कहता है कि लग्नेश और चंद्रमा को पाप ग्रह पीड़ित करे थे, यही काफी है। और वह नर राशि या नर राशि के दृष्टान में हो। तो ये जो नर राशि और नर राशि के दृष्टान में हो, ये बताने के लिए कि द्विपद लोगों से अर्थात मनुष्य से खतरा होगा, इसके लिए इसको नर राशि में स्थित किया गया है। यदि लग्नेश जल राशि में हो, तब जल राशि किसका किसका है? जल तत्व। जल राशि 4 8 12।
ना, अरे वो कर्क अच्छा मीन। मकर मीन। कर्क मकर कर्क मीन। मकर और तीन मीन। मीन। हाँ वो तीन चार तीन अंक। है। तो जल राशि में हो तो जलीय जंतु से खतरा, लग्न स्वामी चतुष्पद राशि में हो तो घोड़ा आदि चौपायों से खतरा, यदि लग्नेश कुंभ या धन धनु राशि जिसको कहते हैं में हो तो वृक्ष कंटकादि से भय, तथा सिंह का हो तो व्याघ्र सिंह आदि वन पशुओं का भय होता है। तो हमने जो कहा कि अब इसका कोई औचित्य नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आप घर से निकलते हो तो चार चक्का पे चढ़ते हो, जंगल भी टप लेते हो और नदी भी टप लेते हो। न नदी आपको जैसे छोटा मोटा नदी है तो पहले उस नदी को पैर से पार करना पड़ता था। मैंने भी कई नदी पार किए हुए अपने जीवन में, ठीक है ना। तो जलीय जंतु आपको नुकसान पहुंचा सकता था। आप किसी जंगल से गुजर रहे हो, एक जंगल है 5 किलोमीटर का, जंगल ही है, जंगल से ही गुजरना है आपको, जंगली जानवर आपको हार्म पहुंचा सकता था, इसीलिए लोग झुंड बना करके जंगल में चलते थे। पहले भी जमाने में भी यदि जंगल से क्रॉस करना हो तो लोग प्रतीक्षा करते थे कि पीछे से और 2-4 लोग आ जाएं तो सब साथ में जाएं। तो दो चीज का डर नहीं होता था, एक भटकने का डर नहीं होता था, दूसरा जंगली जानवरों से बचाव होता था। अब कुंभ और इसमें हो तो कंकड़ लकड़ी, मान लीजिए कोई लकड़ी निकला हुआ आपने ध्यान नहीं दिया या गिर गए, लकड़ी से चोट लग गया, पत्थर से ठोकर लग गया। सिंह आदि राशि में हो तो जंगली जानवरों से परेशानी, ऐसा जो है सो कहा जाता है। तो अब तो ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप याद रखते हैं तो अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले ही लग्न और नवम दोनों को यदि पीड़ित बता दिया गया तो वही आपके लिए प्रॉब्लम हो गया। अब पीड़ित है तो द्विपद में है तो कह सकते हैं कि देखना यात्रा ठीक से करना, कोई द्विपद वाला समस्या आज भी कायम है। रास्ते में छीन लेना, वो आजकल नशा खुरानी गिरोह चलता है, आपको नशीला दवा दे देगा और आपका सामान सारा लेके चला जाएगा। तो हमारे यहाँ तो बहुत होता है विक्रमशिला एक्सप्रेस में, वो जनरल डब्बा में, क्योंकि मजदूर जाते हैं, उसको बैंक नहीं, एटीएम नहीं, वो सारा पैसा जो है सो लपेट के ले जाते हैं अपने जी में, अपने कमर में बांध करके 1,00,000 2,00,000 रुपए 50,000 रुपए लेकर चलते हैं। आप ये समझ लो कि पूरे ट्रेन में जो जनरल बॉगी होता है ना, सबसे ज्यादा रुपया उसी में होता है। उतना कैश लेकर के आप नहीं चलते हो, आप तो रास्ते में 1,000 2,000 रखते हो, बाद बाकी एटीएम है, मोबाइल है, सब चीज है, यूपीआई है, आजकल तो ज्यादा रखते नहीं हो। लेकिन आज भी गरीब लोग रखते हैं जो नशा खुरानी के शिकार हो जाते हैं। अच्छा, उनके पास औकात नहीं कि वो ज्योतिष से पूछ करके जाएंगे, लेकिन यदि आपको लगता है कि किसी भी राशि में हो, चाहे द्विपद में हो या और किसी भी राशि, द्विपद में अगर दिख गया तो ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी आदमी से बच के चलना, रास्ते में सावधानी से, अपरिचित लोगों से दूर रहना। पहले लोग माता पिता समझाते थे रास्ते में कोई कुछ खाने दे तो मत खाना, अपना ही खाना निकाल के खाना, ठीक है ना। अब तो आजकल देखते हैं रास्ते में लोग शेयर कर लेते हैं तो लोग खा लेते हैं। पहले के जमाने के हिसाब से अब का जमाना कुछ अच्छा भी हो गया है, ठीक है ना। पहले जैसे ब्राह्मण लोग चलते थे तो वो जूठे उठे का और जाति धर्म का भी जो है सो ख्याल रखते थे। अब तो कोई कुछ दे दिया किसी को, कोई खा रहा है, बिस्किट निकाला, ये लो भाई साहब आप भी ले लो, तो ले लिया, एक कौन सा प्रलय आ गया, ठीक है ना। तो अब जमाने में जो है दिक्कत नहीं है, पहले ये सब होता था। तो आपको हमने कहा इसका बहुत ज्यादा वर्तमान समय में उपयोग नहीं है। फिर भी यदि हमको याद है द्विपद, चतुष्पद, ये जलचर,
ऐसी राशियां याद हैं और याद आ गया गमन संबंधी विचार में, तो कह सकते हैं यात्रा में इस तरह का कष्ट हो सकता है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब है नगर प्रवेशे लाभालाभ प्रश्न। पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नगर प्रवेशस्तोस्मात् फलस्मस्ति नवा प्रवेश लग्न में तस्मिन् धनपे वक्रे न हरणं कार्य सिद्धिर्वा अति चरिते बहुदिवसम हरणम नो कार्य सिद्धिरिस्तपि नवम तृतीय गते अस्मिन् कार्यम कृत्वासु निज पुरम याति लग्ने कर्मण्याये धनपयुते शोभनम ज्ञेयम सक्रूर सप्तमस्ते पथि विघ्ना झकट कंजु चतुर्थस्थे। सरल ही है कि दिल्ली जाने से हमको लाभ होगा कि नहीं, कलकत्ता जाने से लाभ होगा कि नहीं, मुंबई जाने से लाभ होगा कि नहीं। तो लाभ नहीं होगा तो नुकसान होगा। दिशा का विचार लोग करते हैं। गुरुजी बताइए, पश्चिम दिशा में जाकर के यदि हम अपना कार्य व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, या उत्तर दिशा में जाकर के हम अपना कार्य व्यवसाय शुरू करते हैं तो अच्छा है, ऐसा पूछते हैं। और वर्तमान समय में ये भी पूछते हैं कि मुंबई चले जाएं हमारे लिए कैसा रहेगा, दिल्ली चले जाएं हमारे लिए कैसा रहेगा। ये तो लोकल लेवल पे हो गया। अमेरिका जाना अच्छा है या यूके में प्रयास करें, कनाडा जाएं या दुबई चले जाएं। तो वो जो प्रश्न कर रहा है हम उसको एक को मानते हैं कि इस शहर में, उस नगर में वो प्रवेश करना चाहता है, उससे उसको क्या हानि लाभ होगा और किस प्रकार से होगा, इसको यहाँ समझने की जरूरत है। तो कहता है कि जिस समय यात्रा कर रहा हो, क्षमा चाहेंगे, जिस समय प्रश्न कर रहा हो उस समय द्वितीय लग्न में हो, बकरी हो, तो वहां ठहरना नहीं होता। अर्थात आप गए और आपको वापस आना पड़ेगा, आप वहां रुक ही नहीं सकते। लग्नस्थ और धनेश अतिचारी हो तो अधिक दिनों तक वहां नहीं ठहरना चाहिए, कार्य सिद्धि नहीं होती। आप लोगों को अतिचारी शब्द थोड़ा सा कुछ लोगों को नया लगा होगा। ग्रहों की गति है। वैसे तो 6 प्रकार का बताया गया है, लेकिन हम 3 प्रकार का पढ़ते हैं। पहला है सामान्य गति, जिसको मार्गी गति बोलते हैं। हाँ, मार्गी गति बोलते हैं। दूसरा है वक्री गति, जिसमें रेट्रोग्रेड हो जाता है। और तीसरा है अतिचारी। तो सूर्य के समीप आने पर ग्रह बहुत तेजी से भागने लगता है, सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जो उसमें तीव्र गति में तेजी आती है, वो पंचांग से आपको समझ में आता है, तो उसको अतिचारी बोलते हैं। और सूर्य से दूर होने पर, यह आप लोग बकरी, हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, और बकरी का ज्यादा प्रयोग है, अतिचारी का कम प्रयोग है। तो सूर्य के नजदीक हो जाने पर
वो अतिचारी हो जाता है, वो तेज गति से गमन करने लगता है। ठीक है। गुरु जैसे ग्रह भी अतिचारी होते हैं, शनि जैसे ग्रह भी अतिचारी होते हैं, एक एक दिन में एक एक डिग्री पास करने लगते हैं, इस तरह से भागना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो यदि ग्रह अतिचारी हो गया हो तो वैसे कंडीशन में भी उस शहर में ज्यादा दिन नहीं टिकना है। यदि आप चले भी गए हैं तो वापस हो जाइए, आपको ज्यादा नहीं टिकना है, कार्य सिद्धि नहीं होगी। यदि धनेश नवम में तीसरे स्थान में हो तो कार्य सिद्ध करके अपने घर जाएं। अगर धनेश दूसरे स्थान का स्वामी नवम में हो या तीसरे स्थान में हो तो आराम से काम कीजिए, नौकरी कीजिए, जो भी करना है कीजिए, अपना कार्य सिद्ध कीजिए और वापस घर जाइए। धनेश लग्न में दशम में या एकादश में हो तो कार्य सिद्धि अच्छी होगी। यदि धनेश पाप ग्रह से युक्त सप्तम में हो तो रास्ते में विघ्न बाधा आएगी। इसीलिए हमने कहा कि ये जो सप्तम है ना, ये यात्रा है। यदि चौथे स्थान में पाप ग्रह युक्त धनेश हो तो रास्ते में किसी से झगड़ा हो सकता है। इस प्रश्नों को दो तरह से विचार कर लेना चाहिए। हमने जो बताया ये पहले होता था क्या कि व्यापारी होते थे और शुभ समय देख करके व्यापार करने के लिए अपना वस्तु लेकर के, चाहे वो नाव पर लाद करके, घोड़े पर लाद करके, बैलगाड़ी पर लाद करके, एक शहर से दूसरे शहर, एक नगर से दूसरे नगर बेचने के लिए जाया करते थे, सामान बेचने के लिए जाया करते। तो वो प्रश्न किया करते थे कि हम यहाँ इस शहर में जाएं, उस शहर में जाएं, किस शहर में जाएं। तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब जैसा हमने आपको दिया उस तरह से देने की जरूरत। ठीक है। तो ये नवम स्थान से संबंधित गमन विचार समाप्त हुआ। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ लें। जी कुमार प्रवीण जी बताइए क्या गुरु जी प्रश्न। बोला। गुरु जी, जैसे आपने कहा कि अगर नवमेश लगन में हो और लग्नेश से 1 साल कर रहा हो तो भी गमन नहीं होगा जब तक कि नवम पे दृष्टि ना हो। तो गुरु जी ऐसा नवम को बीच में दृष्टि, बल्कि तीसरे के विषय में भी हमने ऐसा नहीं कहा कि थर्ड पे दृष्टि होनी चाहिए। नवम में पर्टिकुलर क्यों क्या है कि नवम पे दृष्टि होनी चाहिए जब नवमेश का और लगन का हमारा संबंध बन गया। किसी न किसी का या तो लग्नेश नवमेश का संबंध हो जाए, वो संबंध को स्थापित करने के विषय में बोला है और कोई बात नहीं है। आप अलग से इसको समझने का प्रयास न करें। तो मतलब नवम का समझ कोई रहे रोल नहीं है ना। हैं जी। ना। अलग से और समझने का प्रयास नहीं करें। जो संबंध और इत्तेसाल पढ़ाए हैं बस उसी को याद रखने का जी। प्रयास कीजिए। जी गुरु जी। और गुरु जी ज्यादा जैसे अभी भटकने आप, की जरूरत नहीं। जी जी गुरु, जैसे अभी आपने बताया 2 शहर वाला, जैसे कोई क्वेश्चन आता है किसी को प्रोजेक्ट में 2 साइट मिलती है कंपनी की तरफ से, तो पूछना चाहता है कौन सी साइट मिले, बॉम्बे की साइड जाऊँ या पुणे की साइड जाऊँ, तो तो उसमें बम्बई फिर के हम साइड बता देते हैं। जी प्रश्न किया और द्वितीय अच्छे स्थिति में नहीं है, क्योंकि धन कमाने के लिए जाना है ना, जी। तो मना कर देंगे कि आप मुंबई मत लो ट्रांसफर, दिल्ली ले लो। नहीं। क्योंकि उसका प्रश्न पहला मुंबई के लिए था और ओके। द्वितीय यहाँ पे हम देखते हैं कि बकरी हो गया और लग्न में है, चला गया और अपने से 12वां भी हो गया और बकरी भी हो गया, तो कह देंगे भैया आपको वहां जाने से फायदा नहीं होगा, आप दूसरा ले लो। तो इसका मतलब पहली चॉइस को परख लेंगे हम, अगर पहली चॉइस
पर क्या आती है ठीक है, तो भाई अकॉर्डिंगली आंसर दे देंगे, कहने का मतलब ये भी नहीं। बिल्कुल, अगर पहला में अच्छा आंसर आ रहा है, हम्म, कैसे अच्छा आंसर आएगा? तो अगर यदि दिव्य धनेश लगन में हो। नवम में हो, जी तीसरे स्थान में हो, जी धनेश लग्न में हो, दशम में हो, एकादश में हो, ये जी सब तो हम लोग जानते ही हैं। जी जी ठीक है गुरु ना? जी। तो कहेंगे कि बिल्कुल जाओ, सर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, अपना लाभ कमा करके वापस आओगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। और किन्हीं का प्रश्न? अनुराधा जी। जी गुरुजी, क्या हम इन प्रश्नों को, जैसे किसी व्यापारी को पेमेंट्स लेने जाना होता है जैसे कार्य के लिए, कि इस दिशा में जाएं, इस रूट उसमें जाएं, तो इसको भी इससे सॉल्व कर सकते हैं हम? किया जा सकता है, लेकिन वही फर्स्ट अटेम्प्ट जो रिजल्ट आएगा वही बोल दीजिए। जी, क्योंकि ठीक है ना? गुरुजी कुछ व्यापारी ऐसे आज ऐसे पूछ आज जैसे कि मान लीजिए आप आसपास में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, कि आपका व्यापारी लखनऊ में है और कानपुर में भी है, ठीक है ना, आप सोच रहे हो कि लखनऊ चले जाते हैं, और लग रहा है कि नहीं, वो जो लाभेश है ना वक्री हो गया, दूसरे लगन में चला गया, तो आप लखनऊ जाना बंद कर दो, कानपुर चले जाओ। ठीक है ना? ऐसा जैसे कर गुरु, सकते हो। मान लीजिए एक ही टूर में 4-5 सिटीज को कवर करना है, तो जो फर्स्ट सिटी है उसमें अगर अच्छा मार्क दिख रहा है तो वो पूरा वो जो रहेगा गमन उनका, वो सुगम अच्छा ही रहेगा कि रहना चाहिए, अच्छा ही रहना मल्टीपल चाहिए। सिटीज? ऐसे ही देख सकते हैं इसको, मल्टीपल सिटीज बिल्कुल को। अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो तृतीयेश का संबंध, लग्नेश का संबंध, नवमेश का संबंध, ऐसा स्थिति आ जाए तो जी आपके लिए तो सारी यात्रा ही मंगलमय हो गई, तो फिर दिक्कत कहाँ आई? ठीक है गुरु, क्योंकि नॉर्मली ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम टूर पे जा रहे हैं पेमेंट के लिए, और गोंडा जाना है, गोंडा वाले रूट पे जाएं कि अयोध्या वाले मार्ग पे जाएं, इस तरह हाँ की चीजें पूछने लोग आ हाँ जाते हैं। व्यापारियों के हाँ साथ ये प्रॉब्लम होती है, जो छोटे व्यापारी हैं गुरुजी, जैसे उन्होंने माल भेज हाँ दिया, हाँ, अब पेमेंट कलेक्शन के लिए जाना है। खासतौर से कपड़ा बिल्कुल व्यापारियों के बिल्कुल साथ ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सभी व्यापारियों के साथ, जी सभी जी। लोग, आजकल धंधा ही उधार का धन्यवाद। हो गया है। आप, हमारे भी साले साहब धंधा करते हैं, कहते हैं उधारी न दो तो धंधा ही नहीं है। ठीक है ना? आपको उधारी तो देना ही पड़ेगा। मतलब रिटेल की बात नहीं कर रहे हैं, वो होलसेल में जो है, आपको माल लगा करके दुकानदार को माल तीन पूंजी चाहिएगा, एक बाजार में हो, एक दुकान में हो, और एक जिससे हम माल मंगा रहे हैं उसके पास हो। आप जिससे माल गुरुजी, हमने मंगा रहे अपना हो, बिजनेस बंद किया, एक बिजनेस इसी से कपड़े का होलसेल बिजनेस बंद किया, सिर्फ इसलिए कि खाली सेल्समैन जाता था, अपना पैसा जो है ले लेता था कि भी उसका ट्रैवलिंग अलाउंस वो सब है, और हार शाम को आता था लौट के, तो सर 500 रुपया मिला है तो 1000 रुपया मिला है। तो हमने कहा कि इसको बंद करिए, ये बेकार का धंधा है, आपके घर से निकल रहा है पैसा, आपको कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह के जब हाँ, प्रश्न आते हैं, अब हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं इन सब चीजों को। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, धन्यवाद गुरु जी। चलिए, डॉक्टर भारती बब्बर अनेजा। गुरु जी सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि कोई भी प्रश्न हो गमन से संबंधित, तो उसमें दिशा को कैसे देखेंगे? दिशा यात्रा मुहूर्त से ही दिशा देखना है, हाँ, बाकी गमन में गमन चौघड़िया को ही मोड़ से रहना है। देखेंगे। हाँ, ओके, यात्रा मतलब हम है, चौघड़िया है, उसको देखते रहना, बाकी यहाँ देख लो कि गमन हो रहा है, अच्छा है तो ठीक है। अब कब जाएं, तो मुहूर्त निकाल देंगे पंडित जी, क्या दिक्कत है? ठीक है गुरु जी। और गुरु जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन ये हो रहा था, आपने कहा था कि लग्न अगर सम उसमें हो तो यात्रा सरल है, और विषम में हो तो थोड़ी कठिनता से है, तो अगर फिर हम इसमें प्रश्नोदयी और उसको महत्व नहीं देंगे? देखो, मैंने कहा कि एक नया चीज आपके समक्ष उपस्थित हुआ है, इसको केंद्र के चारों भावों से जो प्रश्न सॉल्व होता है,
उस प्रश्नों के ऊपर इसको भी विचार में रखना है, समोदयी और विषमोदयी, ठीक है ना। जी अब गुरुजी। ये आप अपने तारतम्य से रखिएगा कि पृष्ठोदयी, शीर्षोदयी, चर, स्थिर, विषमोदयी, समोदयी, जहां जो है। अभी हमने आपको बताया द्विपद, जलचर, बंचर, बंचर का मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उसका राशि। तो इस तरह से राशियों के संबंध में बताया गया है, तो आप अपने सुविधा अनुसार उसका जी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक अच्छा है लगता है गुरुजी। करो, नहीं अच्छा लगता है छोड़ो, संबंध देख करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि शीर्षोदयी गुरुजी, पृष्ठोदयी देख लो, और क्या। हाँ क्योंकि गुरुजी जैसे 2 4 10 है, वैसे वो पृष्ठोदय में आ रही है और ऐसे वो सम में आ रही है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था इसलिए। इसीलिए तो हमने कहा कि तुम अपने तारतम्य से विचार करो, ठीक है ठीक है ना। गुरुजी। और ठीक है। इसको आप इस बात से समझना कि हम पहले जितना भी चीज बता रहे हैं ना, इसको फर्स्ट टाइम मत आजमाना। फर्स्ट टाइम जो जी हमने पहले 5 6 क्लास में आपको पढ़ाया, जी उसी को आजमाना। ठीक धीरे है धीरे गुरुजी। जब ताकत बढ़ते जाए तो सारे फॉर्मूला धीरे धीरे यूज करते चले जाए। एक ठीक दिन है चाहोगे सारा फॉर्मूला यूज करना तो नहीं होगा। जी हमने अपने जीवन में देखा है कि हमको पहले सिर्फ प्लेसमेंट पे ही फल बताते थे लोगों को, तीसरे हम्म, में बैठा है तो उसी से जो फल मिलेगा, दृष्टि भी नहीं बताते थे। जी यकीन गुरु। मानो, कई लोग हमसे बोलते हैं गुरुजी जब तक हम पक्का नहीं हो जाएंगे दूसरे को क्या बताएंगे, नहीं बताएंगे। अरे भैया, पक्का तब होगे जब दूसरे को बताओगे, जी ऐसे कोई पक्का नहीं होता। वही कहते आप, हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ हाँ, वही वाली बात हो गई। और पक्का तब होता है ना जब मिट्टी को भट्टी में डाल दो, तो पक्का होता है। जब आप क्लाइंट के सामने बैठोगे, उसके प्रश्नों का उत्तर दोगे, तभी पक्का होगे। अगर ये सोचोगे कि हम पक्का होकर के ही काम करें, तो ये बड़ा मुश्किल कार्य है, ये संभव नहीं है। ये तो सही बात कही है गुरुजी आपने, क्योंकि ये तो इतना विषय, इतना कहते हैं ना अथाह सागर है कि आपको पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे फिर पक्के होने में ही, और फिर एक्सपीरियंस आ नहीं पाएगा। मैं, जी हमसे अगर कोई पूछता है कि आप पक्का हो गए हो, तो पहले ही मना कर देते हैं, नहीं, पक्का नहीं हुए हैं, अभी कच्चा है। अगर पक्का हो गए हो तो हमारे टेबल पे किताब बिखरा क्यों होता, है ना। वो सब बंद होता अलमारियों में, और मैं अपना धारा प्रवाह बोल रहा होता, ठीक है ना। जी तो गुरु। लेकिन काम तो पक्का वाला करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, कंसल्टेशन भी देता हूँ, सब चीज करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि ये विषय ही अच्छा ऐसा है, इसमें अच्छे अच्छों का जो है को परेशानी होती है। जी ओम गुरुजी। प्रकाश कुमार जी। ओम प्रकाश कुमार जी, आपके हाथ खड़े हैं। हाँ सर, सर नमस्कार। अच्छा, मैं बोल रहा था ये बंद था अभी। सर, इसमें एक जो नया कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि बाकी तो कॉमन था कि लग्नेश की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा का प्रभाव है, फिर श्रेष्ठोदय जो है, राशियां, ये सब चीजें सेम थी। इसमें एक चीज कहा गया कि केंद्र के अंदर अगर ग्रहों जो है अशुभ ग्रह का प्रभाव बढ़ जाए, तो बाकी सब कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी यात्रा सही नहीं होगा। तो एक तो ये इसके संबंध में है कि ये जो चीज है ये यूनिवर्सल हम इसको माने कि कोई भी प्रश्न में अगर केंद्र में बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाता है तो उसमें एक परेशानी हो सकती है, या इसको स्पेसिफिक किसी का माने, ये पार्ट ए है। पार्ट बी है कि ये जो 4 चीज आपने बोला गुरुजी, उसको एक बार फिर से हमें थोड़ा बता दीजिएगा। लग्न से हम क्या देखें, दसम भाव से हमने देखे कि उसका जो कार्य है उसमें सिद्धि नहीं होगी। सप्तम से हमने देखा सुख नहीं मिलेगा। चतुर्थ हाउस से देखा परिवार का इंटरफेरेंस हो सकता है। लग्न से यात्रा की बात की, तो अगर लग्न में मतलब 2 ही मेलेफिक है, मतलब शैटर्न और मार्स अगर लग्न में उपस्थित है, तो किसी न किसी कवि दृष्टि से
कभी किसी स्थिति से वो चारों को प्रभावित करता रहता है। लेकिन अगर ये दोनों सैटर्न और मार्स केंद्र में नहीं है, कहीं बाहर से किसी एक पर्टिकुलर भाव पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सप्तम भाव में केवल इम्पैक्ट है, बाकी तीनों भाव में जुपिटर वगैरह का प्रभाव है, तो यात्रा सब कुछ अच्छा हो जाएगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा? इस तरह का हम भी कुछ सोच जी, सकते हैं क्या? यही सोचना है। यात्रा में हमने क्या कहा, यात्रा देखना है, यात्रा होगा नहीं होगा ये सब तीसरे और नवम से होता है, और यात्रा हो रहा है, हमने स्टार्ट कर दिया यात्रा। अब जो ये यात्रा है, हम परसों जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तीसरा नवा बताएगा, लेकिन हम ट्रेन पे बैठ गए और अब जा रहे हैं, ये सातवां बताता है। कोर्ट जी कचहरी मुकदमाबाजी ये छठा बताएगा, लेकिन उसका जो डेट आता है ना कि आपको जी फलाना तारीख लग गया, फलाना तारीख लग गया, तो वो डेट अब जो कोर्ट के हियरिंग शुरू हो गया वो सातवां बताता है। तो इसीलिए लोगों को हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन समझाते समझाते अब समझ में आएगा आप लोगों को कि यात्रा सप्तम से बोला जाता है, वो यात्रा है जो यात्रा हो गया, शुरू हो गया। अभी जाना, हमने फ्लाइट का टिकट ले लिया, अब हम कल फ्लाइट पे पकड़ रहे हैं, तो कल से जो हम शुरू करेंगे वो हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन होगी नहीं होगी तो होगी, क्योंकि हम 5 दिन आगे का टिकट ले चुके हैं, तो वो नौवां और तीसरा बताएगा। लेकिन जो यात्रा, यात्रा में कष्ट और यात्रा में सुख, ये सप्तम बताएगा। ठीक है, आप चाहे पराशरी में ले लीजिए या यहाँ ताजिक में ले लीजिए। जी। अब जैसे हम लोग दैनिक यात्रा में ये अनुभव करते हैं गुरुजी, कभी कभी हम घर से निकले और फ्लाइट है, 5 घंटे तक हम वहीं बैठे हुए हैं, वहां फ्लाइट मिल नहीं रहा है, परेशान हो गए। फिर हम वहां पर पहुंचने के बाद मेरा काम था वो सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसा सीन जब क्रिएट हो गया, इसका मतलब है कि यात्रा वाला तो 3 और 9 का कॉम्बिनेशन हमारा पहले रहा होगा तो चालू हो गया। अब ये सप्तम भाव में यहाँ प्रॉब्लम होगा और चतुर्थ भाव अच्छी स्थिति में होगा, या बिजनेस मेरा फिर भी कंप्लीट हो गया तो दसम भाव चतुर्थ और दसम अच्छा होगा, इसीलिए हो गया। समझ। सातवां प्रॉब्लम था, तो रास्ते में कष्ट हुआ, इसीलिए लोग देखते हैं, पूछते हैं, आए आप आए ओम प्रकाश जी, कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं हुई, लोग पूछते हैं ना। जी सर। ये नॉर्मल प्रश्न है, हाँ समझ गए ना। जी जी तो इस इसको गमन विचार को भी आज के डेट में है। हाँ, लेकिन कुछ एक चीज है कि वो बाघ खा जाएगा, पानी में डूब जाइएगा, या आदमी से खतरा माना जा सकता है। बाकी जो चीज लकड़ी से, अब तो रास्ता इतना अच्छा प्रशस्त बना दिया है मोदी सरकार की, कहीं भी जाइए अपने सवारी से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ की बात नहीं करते, पूरे ऑल ओवर इंडिया 90%, 10% ऐसा रह गया जहाँ का रोड खराब है, बाकी सब ठीक कर दिया। ठीक है ना। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों को सूचना है कि अब जो है आपका क्लास 2 दिन सप्ताह में नहीं होगा, सप्ताह में एक ही दिन होगा। सैटरडे को 8:30 बजे से 10 बजे रात तक होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और गुरुजी हम लोग की प्रैक्टिस क्लास होती है 8 से 9। सैटरडे को प्रैक्टिस नहीं होती है। गुरुजी होती हम है लोग की गुरुजी। होती है हम मीन लोग की। मीनू जी वाली 8 से 9:30 वो भी होती है। आप तो गुरुजी पहले संडे को कह रहे थे, संडे नहीं होती हमारी। नहीं, संडे हमारी 2 होती हैं, जेमिनी, और अभी रेमेडी खत्म हो गई, जेमिनी चल रही है। तो रेमेडी की रेमेडी वाला टाइम फ्री अच्छा, होगा ना गुरुजी। यहाँ कोई न्यूमरोलॉजी वाले तो नहीं है जो संडे गुरुजी को शुरू होने हम हैं उसमें भी। संडे को जो शुरू होने वाला है? जी 7 जुलाई से उसमें हम हैं। न्यूमरोलॉजी में भी। बड़ा मुश्किल से ये समय निकाला था। गुरुजी शाम की ले लीजिए, कोई 7 बजे कुछ ऐसा। अरे तो सब घर पर आएंगे वापस तब ना, ऑफिस में नौकरी करने वाले हो। नहीं, सैटरडे को कौन नौकरी पे जा रहा है गुरुजी, सब तो घर पे होता है।
सुबह तो ले लीजिए। सैटरडे को 7 बजे पर से 7 साढ़े से भी, 8 बजे तक चलेगा। पर फिर 8 बजे मीनू मैम की शुरू होती है। तो मीनू को बोलो 8:30 करेगी शुरू। आप बोलिए ना गुरुजी, हम मैंने कैसे बोले। उसको मैंने उसको 10 दिन से बोला हुआ है कि तुम अपने क्लास का शेड्यूल हमको लिख के भेजो, क्योंकि मेरा शेड्यूल है क्लास, उसका अभी शेड्यूल नहीं है। तो हमने कहा साल में कितने बैच लेने हैं, जैसे हमको एक एक बैच लेना है, एपीए का 4 बैच लेना है। प्रश्न है वास्तु 1 साल लेना है, 1 साल नहीं लेना है, 1 साल मुहूर्त लेना है, 1 साल नहीं लेना। गुरुजी तो सैटरडे सुबह ले सकते हैं, आप सैटरडे ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग में नहीं। बच्चे, हमें अपना भी काम करना है, पढ़ना भी है। अब दीदी क्या करें हम। चलिए, गुरुजी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं हमारी व्यथा को, वो ही कुछ उपाय निकालेंगे। ये बात भी सही है। 7 से 8:30 में चलेगा आप लोगों को क्लास? जी सर गुरुजी। मीनू मैडम की 7 से 8 करा दीजिए तो हमारी 8:30 अरे हो जाएगी। सर, मैं दूसरे दिन की बात करता हूँ, सैटरडे नहीं, किसी और दिन 7 से 8:30 चलेगा। हाँ, कौन चल से जाएगा गुरुजी। कौन से कौन दिन से मन? ठीक है, लोग मैं व्यवस्था कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोगों का क्लास जो है 7 से 8:30 चलेगा, सोमवार और बृहस्पतिवार। सर हम ठीक है, लोग ऑफिस से पहुंच नहीं पाएंगे 7 बजे। आधा घंटा लेट हो जाइएगा और क्या कीजिएगा, 2-4 क्लास 10 क्लास जो है उसको आप संभालिए। 7:30 कर दीजिए गुरु। तो फिर अगले को कब करें, फिर एक ही घंटा पढ़ाएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, ये तो बहुत 1.5 घंटा तो पढ़ाई है ये तो। गुरुजी, इसमें प्रैक्टिस भी अभी हम लोगों की नहीं हुई है, तो थोड़ा सा। इसीलिए तो आप ऐसा कीजिए ओम जी प्रकाश जी, जी सर। कि कोई बात नहीं, आधा घंटा आप कवर कर लेंगे हाँ इसमें, ये बात सही है। ये है तो ना। कर लेंगे। इसको 2 दिन रखते हैं, मंडे, और आप लोग नोट कीजिए, मैं भी नोट कर लेता हूँ, मंडे और थर्सडे। थर्सडे, ताकि हम 2 दिन भी कर लेंगे, और 7 से 8:30। मंडे एंड गुरुजी, मेरी 7 दिन क्लास होगी फिर। दीदी, आप तो इतनी कर रहे हो, पता नहीं इतनी हिम्मत है आपकी। मैं तो थक गई। ये कौन सा प्रश्न एंड वर्ष है ना? हाँ जी। सैटरडे का बिल्कुल ठीक हो सर किया था आपने, सिर्फ वो मीनू मैडम वाली क्लास अगर चेंज हो जाए तो थोड़ी सी आधा घंटा पहले हो जाए, उसमें उसका फिर तो इजी क्लास रहेगा। आने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। आज जानते हो ना कि मोदी जी को भी आधी आबादी वोट देती है। ठीक है ना। और किसी भी दिन वो करना चाहती है तो हमसे क्लैश करती है, समझ गए ना, हमसे टकरा जाती है। इसीलिए हम अब उसको बोले हैं कि तुमको जो है, जिस दिन ये मेरा एपीए का क्लास है वो समय तुम अपने क्लास के लिए रखो, ठीक है ना। तो मंडे थर्सडे को उसको क्लास देना है। अभी 2-4-10 दिन में ये क्लियर हो जाएगा, आगे इसी बेंच पर टकरा रहा है क्लास, आगे जीवन में क्लास टकराएगा ही नहीं, ठीक है ना। पर पहले वो गुरु सिर्फ प्रैक्टिस कराती थी तो क्लास नहीं टकराता था, जब से न्यूमरोलॉजी और टैरो शुरू हुआ ना तब से क्लास टकराने लगा है। तो इसका कोशिश कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। गुरुजी, आज गुरुजी आप सॉरी, हाँ बोलो गुरुजी, बोलो आपकी बोलो। एपीए की भी तो शुरू हो रही है ना दोबारा से। एपीए को 8:30 से कर देंगे। नहीं वैसे तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता है आपकी हर क्लास में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। अच्छा, तो आप कोई बात नहीं, जो इच्छा, ठीक है गुरुजी। जब थैंक यू। जिसकी इच्छा होगी ऑफिस फोन करके आ जाना, क्या दिक्कत। आज इतना ही, नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम।